हेलो बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के लास्ट के 2 पॉइंट क्लियर करेंगे, पॉइंट 10 और पॉइंट 11। पॉइंट 10 है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई थी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कनिंघम के बारे में। कनिंघम कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य उत्खनन जो कार्य वो प्रारंभ किया था। 19वीं शताब्दी 1801 से 1900 के बीच का काल माना जाता है, और जबकि उन्होंने उसके मध्य उत्खनन कार्य प्रारंभ किया यानी कि 1850 के बाद। ठीक है। कनिंघम की जो रुचि मानी जाती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसवी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित मानी जाती हैं। कनिंघम ने जो खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था, इसके लिए उन्होंने लिखित स्रोतों का प्रयोग किया। उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का इस्तेमाल किया। जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे, तो उन्होंने जो जो उसका वर्णन किया है अपनी यात्रा का, उसके आधार पर उन्होंने अपना उत्खनन का कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण किया, उन्हें इकट्ठा किया और उनका अनुवाद भी किया। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उस मोहर पर उन्होंने एक ऐसा कालखंड दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थी। ऐसा किस लिए? देखो बच्चों, कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। तो उन्होंने भारतीय इतिहास की जो शुरुआत मानी है वो गंगा घाटी के आसपास के शहरों में मानी है, जबकि आपको पता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो वो जिस चीज़ से परिचित थे, यानी कि वो गंगा घाटी से परिचित थे, तो उन्होंने वो ही जो कालखंड है वो उस मोहर पर दिनांकित कर दिया। यानी कि वो मोहर तो हड़प्पा की थी, लेकिन उस पर उन्होंने कौन सा कालखंड, कौन सा काल, उस पर गंगा घाटी वाला जो काल था वो दिनांकित करने का असफल प्रयास किया, क्योंकि वो उसी चीज़ से परिचित थे। उस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हो पाई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो मानी जाती है वो 1921 से मानी जाती है, और जबकि कनिंघम का जो काल है वो 1850 के बाद का माना जाता है। तो इससे पता चलता है कि कनिंघम कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे, और यही उनका एक तरह से एक भ्रम था कि ये जो मोहर है वो गंगा घाटी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। देखो बच्चों, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है मोहर, ये एक अंग्रेज द्वारा दी गई मोहर है कनिंघम को। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली। 20वीं शताब्दी यानी कि 1901 से 2000 के बीच का काल। उसी समय राखला दास बैनर्जी ने भी हड़प्पा की से मिली मोहरों के समान ही मोहनजोदड़ो से एक मोहर खोज निकाली। तो ये जो दोनों मोहर थी उन पर समान चित्र थे। ऐसा माना जाता है कि एक ही सभ्यता में संस्कृति की हैं। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। 1924 में जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशावर पुराविद थे। तो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इससे भी पहले यूनान और क्रीट की जो है जो सभ्यता की खोज की थी, और वही अनुभव वो यहाँ पर लाए थे, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज में वही अनुभव यहाँ पे प्रयोग किए। एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे उन्होंने 3000 वर्ष जो है वो पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए माना क्योंकि जो मेसोपोटामिया के पुरास्थल से वहाँ पे जो खुदाई हुई थी, वहाँ पे हड़प्पा पुरास्थलों से मिली मोहरों जैसी ही कुछ जब तक पहचानी नहीं गई थी, ऐसी ही मोहरें मिली थी। तो ऐसा माना जाता था कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। तो उन्होंने मेसोपोटामिया जो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के जो है समकालीन मानी, उनको उन्होंने एक साथ लेकर चले वो। ठीक है। तो मार्शल जो है पुरास्थल को पूरे टीले में समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग स्तरों से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को वो सामूहिक रूप से वर्गीकृत करके देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक एग्जाम्पल देखिए, आप अपनी कॉपी पे लाइनें खींचिए ABCD। तो पुराविद जो है इस तरह खुदाई करते हैं ABCD, यानी कि जो D है वो प्राचीन पुरास्थल है और जो A है वो नवीन पुरास्थल है।
तो वो क्या करते हैं, अलग अलग पुरास्थलों की खुदाई करते हैं और उसके महत्व को बताते हैं। जबकि जॉन मार्शल क्या कर रहे थे, जॉन मार्शल का मानना था कि सबकी खुदाई एक साथ होनी चाहिए, सब वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए और फिर उनके महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो इस तरह उनकी जो मान्यता थी वो बहुत ही अलग थी। लेकिन इसकी उनकी मान्यता के अनुसार एक एक चीज़ को जो है वो उसके महत्व को बताना बहुत असंभव था। भाई जब ए जो है वो नवीन पुरास्थल है तो उसका महत्व अलग होगा, जो बी है उसका अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा, सबका महत्व अलग अलग होगा। लेकिन जॉन मार्शल का कहना है कि सब चीज़ों की एक साथ खुदाई करो, सबको इकट्ठा करो और सबका एक महत्व बता देना चाहिए। तो उनकी जो मान्यता थी वो थोड़ा अलग थी। उसी समय एक नई तकनीकी आई, वो नई तकनीकी लाए REM व्हीलर 1944 में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर के अनुसार एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक था। उनका मानना था कि पहले ए की खुदाई करो, फिर उसके महत्व को बताओ, बी की खुदाई करो, फिर उसके महत्व को, सी की, फिर उसका महत्व, और डी फिर उनका महत्व। इसको आप चौड़ाई के आधार पर, हॉरिजॉन्टल के आधार पर इसकी खुदाई करो और सबका अपना अपना महत्व अलग अलग बताना चाहिए। तो इन्होंने ये नई तकनीकी वो लेकर आए थे। वे सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया था। और 1980 के दशक में हड़प्पा पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। 1944 के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है वो पुरास्थल हुआ अलग अलग भागों में बट गए थे। कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ भारत में। तो भारत में जो है खुदाई लगातार चलती रहती थी। गुजरात, राजस्थान, इन भागों में खुदाई होती रहती थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद हड़प्पाई पुरातत्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि बढ़ने लगी थी। यानी कि जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, जैसे चूनोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, इन स्थलों की जो खोज में और पुराविद भी वो अधिक से अधिक जो है वो रुचि लेने लगे थे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताएं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या क्या क्या थी, इसको खोजों के वर्गीकरण के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। पहला वर्गीकरण है सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ, जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, धातु, अस्थि, हाथी दांत। ये एक सामान्य चीज़ें हैं जिनकी खोज की जाती थी। ठीक है, इसके आधार पर बताया जाता था कि पत्थर कब का होगा, मिट्टी, धातु किस प्रकार की होगी। सेकंड था वस्तुओं का उपयोग के आधार पर कि कोई पूरा वस्तु एक औजार है या फिर एक आभूषण है या फिर दोनों हैं। तो कैसे कैसे वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, उसके उपयोग के आधार पर उसको बांट कर देखा जाता था। तीसरा है अप्रत्यक्ष साक्ष्य, जैसे कि कभी कभी पुराविदों अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का जो है सहारा लेते थे, जैसे कपास के टुकड़े। पहनावे के विषय में जानने के लिए मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है पुराविदों को। ये नहीं पता चल पाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, लेकिन वहाँ से जो है कपास के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद वो कपास के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पे प्रमाणिक रूप से कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए पुराविदों को केवल पहनावे के विषय में जानने के लिए मूर्तियों में जो मूर्तियों का चित्रण किया गया है, जो उन्हें पहनाया गया है, उसी पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। अब है व्याख्या की समस्याएं, जैसे कि कुछ चीज़ें मिली हैं वहाँ पे असामान्य और अपरिचित सी लगती हैं, जो उसके धार्मिक महत्व को बताती हैं। आभूषण से लदी हुई नारी मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं, जिसे माता देवी की संज्ञा दी गई है। कुछ मिट्टी की मूर्ति मिली है जो औरतों की है, किसी औरत की मूर्ति मिली है जो कि गहनों से लदी हुई है, उसको माता देवी की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता था कि उस मूर्ति की जो है वो पूजा की जाती होगी। इसी तरह पुरुषों की भी एक दुर्लभ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें की एक मानकीय मुद्रा में बैठा हुआ पाया गया है और उनका एक हाथ घुटनों पर रखा हुआ है, जिसको पुरोहित राजा माना गया है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में जो पुरोहित राजा होते थे, तो पुराविदों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरह के पुरोहित राजा होते होंगे, तो उनकी भी पूजा की जाती होगी। कुछ संरचनाएं मिली हैं जिनसे पता चलता है कि इनका अनुष्ठानिक महत्व होता होगा, जैसे कि लोथर और कालीबंगन से मिली वेदियाँ। कुछ हवन कुंड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई अनुष्ठानिक जो है वो कार्य किया जाता होगा।
विशाल स्नानागार मिले हैं जिसमें पता चला है कि चारों तरफ कमरे बने होते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी कोई कार्यक्रम कोई अनुष्ठान किया जाता होगा जिसमें स्नान किया जाता होगा वहाँ पे, इसलिए इस विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। कुछ मोहरें मिली हैं जिस पर पेड़ पौधे के चित्र अंकित हैं, जिससे पता चलता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि वो प्रकृति की पूजा करते होंगे। कुछ मोहरों पर एक सींग वाला जानवर मिला है जिसे कि एक श्रृंगी कहा जाता है, यानी कि वो जानवरों की भी पूजा करते होंगे ऐसा माना जाता है। कुछ मोहर पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिसे जानवरों से घिरा हुआ भी दिखाया गया है, जिसे आदिशिव कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि वो शिव हैं जिनके चारों तरफ जो हैं वो जानवर खड़े हुए हैं और वे एक योगिक मुद्रा में बैठे गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त पत्थर की शंकुआकार वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। लिंग के रूप में इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शिव को है इससे जोड़कर देखा गया है। लिंग उस अपरिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती होगी। जैसे आप अपने मंदिरों में देखते हो ना, शिवलिंग बना होता है, उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह वहाँ पर भी कुछ ऐसे लिंग मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर शिव की जो है लोगों को जानकारी थी और वो उसको पूजा करते थे। बच्चों आप स्लाइड में देखोगे कि ये एक मातृ देवी का चित्र है, यानी कि एक मातृ देवी बनी है और ये आभूषण से लदी हुई है। ठीक है, इसकी पूजा की जाती होगी। दूसरे हैं आदिशिव, इनको शिव के रूप में माना गया, उनके चारों तरफ जानवरों के चित्र बने हुए हैं, तो इनकी आदिशिव के रूप में पूजा की जाती होगी। ऐसा वहाँ की मोहरों पर जो है वो अंकित है। ठीक है, अब ये देखिए मोहरें या लिंग मैके के अनुसार जो है ये लाजवद मणि, जैस्पर, चार्ल्स सैंडी से बने थे। यह 2 इंच से भी कम ऊंचाई के होंगे। जैसे कि हमने मंदिरों में, मैंने आपको भी पहले बताया भी है कि जैसे मंदिरों में जो लिंग बने होते थे उसी तरह के ये भी लिंग बने होते थे। ये इन पत्थरों एवं मणि के बने होते थे, शायद इनकी पूजा की जाती होगी, ऐसा पुराविदों का मानना है। बच्चों आपको ये 2 पॉइंट 10 और 11 क्लियर हो गए होंगे। इसमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन करने हैं। जॉन मार्शल कौन थे? उन्होंने भारतीय पुरातत्व में कैसे बदलाव किया? जनरल कनिंघम कौन थे? वे किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए? इतिहासकार किस प्रकार के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, वर्णन कीजिए। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में R.E.M. व्हीलर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बच्चों आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू बच्चों।